गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यार्न यानी सूत या तंतु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में अभी तक पढ़ने के बाद हम समझ चुके हैं कि कपड़े की जो मूल इकाई वो है तंतु। क्या होती है? तंतु होती है। तंतु यानी जो धागा हमारा होता है, रेशा। इसके साथ साथ हमने विभिन्न प्रकार के तंतुओं की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा है। शुरुआत में तंतु वस्त्र बनाने की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर होते थे, इसलिए वस्त्र बनाने से पहले इन तंतुओं को परिष्कृत किया जाता है इन्हें ताकि इन्हें वस्त्र निर्माण के लायक बनाया जा सके। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया तंतुओं द्वारा सूत निर्माण से शुरू होती है। इस सूत से ही कपड़ा बनाया जाता है। अब देखिए, तंतु हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए तंतु के प्रकार। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बताए गए हैं। फर्स्ट है लंबे तंतु और सेकंड है छोटे तंतु। यानी हमने इतने सारे रेशे के बारे में पढ़ा, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, रेयान वगैरह वगैरह, पॉलिस्टर। तो इन सब के रेशे के बारे में हमने जाना कि किसी का लंबा रेशा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी में मेजर भी दिया है, उसका माप भी दिया हुआ है। कुछ है जो 1 से 6 सेंटीमीटर तक का होता है, कुछ होते हैं 1 से 15 सेंटीमीटर तक के लंबे रेशे होते हैं, कुछ छोटे रेशे होते हैं। तो कई प्रकार के रेशे होते हैं जिसमें रेशम और रेयान और पॉलिस्टर का रेशा लंबा होता है, इसलिए वो जल्दी से, जैसे हम खींचते हैं उसको तो वो फटते या जो भी कट तो जाते हैं इजीली, पर वो जब हम उनको खींचते हैं तो वो फटते नहीं है। लेकिन जो कॉटन का कपड़ा वो बहुत जल्दी फटता है क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं वो छोटे होते हैं। अब देखिए, लंबे तंतुओं को फिलामेंट कहा जाता है। अब है, लंबे तंतुओं को क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट तंतुओं द्वारा बने कपड़ों की ऊपरी सतह चिकनी व चमकदार होती है तथा जल्दी गंदी नहीं होती है। रेशम का तंतु व कृत्रिम तंतु लंबे तंतु होते हैं। जैसे कि मैंने भी यही बताया था कि रेशम का जो तंतु होता है लंबा होता है। और एक जो हमने पढ़ा था कि कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा कौन सा है इसमें? पॉलिस्टर भी एक इसमें कृत्रिम रेशा है, इसको भी बनाया जाता है। और नायलॉन भी है जो कृत्रिम रेशा है। तो इनकी जो धागे रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपके छोटे तंतु। छोटे तंतुओं को स्टेपल कहते हैं। स्टेपल तंतुओं द्वारा बने कपड़ों की ऊपरी सतह रोएदार होती है, जिस कारण से त्वचा से चिपकते नहीं। सूत तथा ऊन के तंतु स्टेपल तंतु अर्थात छोटे तंतु होते हैं, क्योंकि इसमें आकार भी दिया हुआ है, साइज भी दिया हुआ है, 1 से 6 और 1 से 15। यानी कपास जो है 1 से 6 सेंटीमीटर का और जो ऊन है वो 1 से 15 सेंटीमीटर की दी हुई है। यानी छोटे तंतुओं के अंतर्गत ही आते हैं जिनका मेजर दिया हुआ है, माप दी गई। फिर देखिए, एक इसमें सेंटेंस है, उसको बड़े बोल्ड तरीके से दिया हुआ है। देखिए, तंतुओं के समूह को ऐंठन देने पर प्राप्त धागे को सूत कहा जाता है। यानी तंतुओं के समूह यानी बहुत सारे तंतु उसमें हम ले लें और बहुत सारे तंतुओं को लेकर फिर जब हम बल देते हैं, जिसको हम ऐंठन देना यानी बल देने पर प्राप्त धागे को हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। तंतु चाहे छोटे हों या बड़े, सूत या धागा उनसे बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे एक मिनट, हम इसको रफ कर देते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये हम जब किसी कपड़े के ऐंठन लगाते हैं या कहीं तो हम बल लगाते हैं, तो मेरे पास ही बहुत सारी रस्सियाँ ले ली मैंने। कितने तंतु ले लिए? 5-6 तंतु मैंने ले लिए ऐसे। अब इनको हम बल लगाएंगे, तो जब बल लगाएंगे तो ये इस आकार में बल लगेगा। आपने देखा होगा कोई भी रस्सी होती है उसको जैसे हम बल लगाएंगे तो वो इस आकार में दिखाई देती है कि नहीं देती है? अब बल कैसे भी लगा सकते हैं आप, उल्टा सुल्टा, जो भी जिस तरीके से भी आप लगाना चाहते हैं।
तो ये हमारा क्या होता है, एक कई धागों के कई तंतुओं से हम क्या बनाते हैं, सूत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सूत बनाते हैं। तो अब देखिए कहाँ पे गए हम, तंतु चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी जिनसे जो धागा बनाया जाता है वो सूत कहलाता है। फिर इन्हें इकट्ठा करके ऐंठन दी जाती है। ऐंठन द्वारा छोटे छोटे तंतु इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। सूत में ऐंठन 2 प्रकार से दी जाती है। अब सूत में देखिए ऐंठन कितने प्रकार से दी जाती है, 2 प्रकार से दी जाती है। कैसे दी जाती है, अब यहाँ पे दिया हुआ भी है, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, एस ऐंठन, जेड ऐंठन और एस ऐंठन, ये तीनों यहाँ पे समझाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस, जो नंबर 1 पे है, ये आपकी कौन सी ऐंठन है, एस ऐंठन। देखिए एस का आकार दिख रहा है इसमें कुछ समलंब, और दूसरी दी इसमें जेड ऐंठन। देखिए ये हो गई आपकी जेड ऐंठन। एक मिनट हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम जाते हैं अगेन इसमें। तो ये तो हो गई हमारी एस ऐंठन, ये हो गई हमारी जेड ऐंठन, और फिर ये है हमारी वापस से एस ऐंठन, ये वाली है, देख लीजिए। हाँ, एस ऐंठन बाएं हाथ की ओर से अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार में ऐंठन दी जाती है। फिर है जेड, यानी दाएं हाथ की ओर से अंग्रेजी के जेड अक्षर आकार में ऐंठन दी जाती है। मैंने कहा था सीधे या उल्टे सीधे जिस आकार से हम जो भी बल देते हैं, बल हमारा कैसा भी लग सकता है, सीधे हाथ से भी लग सकता है और उल्टे हाथ से भी लग सकता है। हम इसको अपोजिट बल भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ऐंठन दी जाती है वो 2 प्रकार की बताइए, एस और जेड। जो बाएं हाथ से होती है वो एस आकार की हो गई, जो दाएं हाथ की ओर होती है वो जेड आकार की ऐंठन हो गई। तो किसी भी रेशे में उसके प्रति इंच में घुमावों या बलों की संख्या को धागे की ऐंठन का नाम दिया गया है। आमतौर पर फिलामेंट के प्रति इंच 4-5 घुमाव दिए जाते हैं। फिलामेंट में कौन से आ गए, जो जिसका लंबा रेशा होता है उसमें कौन सी दी जाती है भाई, 4-5 घुमाव दिए जाते हैं। और स्टेपल तंतु में प्रति इंच 15 घुमाव तक दिए जाते हैं। ओके, छोटे में ज़्यादा बल दिया जाता है और बड़े में कम बल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जेड आकार में ज़्यादा ऐंठन दी गई और एस आकार में कम दिया गया है। ओके, फिर हमारा शुरू होता है सूत प्रसंस्करण। अब प्रसंस्करण या फिर हम इसको कहेंगे प्रोसेसिंग, कि सूत जब है कि खेत से और एक कपड़े तक किस प्रोसेस में चलता है या किस प्रकार से उसकी एक प्रोसेस चलता है, उसकी वीविंग होती है, बुनाई होती है। बुनाई तो बाद में होगी, उससे पहले उसको साफ भी करना पड़ता है। जैसे खेतों से जो हम कपास के रूप में प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से उसकी सफाई होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक सूत किस प्रकार से तैयार होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज बहुत अच्छे से समझना है आपको। प्राकृतिक स्टेपल रेशों से सूत को संसाधित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और तथा कताई को संसाधित का करने का अंतिम चरण होता है। रेशे को सूत में परिवर्तित करने के निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहले तो जो कपास एक खेतों से जो आता है तो उसमें बहुत से गंदगी होती है, यानी वो क्या है, एक वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, हमें पेड़ से हमें प्राप्त हो रहा है। इसका एक पौधे का कपास का एक पौधा होता है। अब आप जानते हो कि पौधा जहाँ पे होता है वहाँ पे तो लीफ वगैरह या उसकी स्टेम्स वगैरह जो है वो उसमें टच होके आएगी ही, उसकी गंदगी तो उसमें आएगी आएगी। तो उसको क्या किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। और सफाई हमसे नहीं होती है, ये मशीनों के द्वारा होती है सफाई। पहले का टाइम ऐसा था कि जब इनकी सफाई हाथों से होती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी सफाई अब मशीनों से होती है। जिसको हम काकड़े बोलते हैं वो कपास में से ही
निकलते, मोटे मोटे से होते हैं, अजीब से, तो वो इसमें से अलग किया जाता है, जो कि जानवरों के काम में आता है। जानवरों को बाट के रूप में दिया जाता है। तो कपास का जो पौधा है वो जानवरों के लिए भी उपयोगी है और हमारे लिए वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी है। तो इसकी क्या की जाती है, सफाई की जाती है। देखिए, प्राकृतिक रेशे में आमतौर पर उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे कि कपास में बीज, बीज यानी जो बाट जिसको बोलते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें बीज अथवा पत्तियां, ऊन में टहनियाँ और ऊन स्वेद इत्यादि। सफाई के चरण में सबसे पहले इन अशुद्धियों को हटाया जाता है, रेशों को अलग किया जाता है और लैप्स में परिवर्तित किया जाता है। फिर है पूनी बनाना। अब पूनी बनाने के लिए आपने देखा होगा गांधी जी का जो चरखा होता है, गांधी जी के चरखे जो इसी काम के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं में पूनी तैयार की जाती है। फिर पूनी तैयार करने के बाद उससे धागा बनाया जाता है। इस चरण में लेप्स को खोल कर सीधा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कार्डिंग यानी धुनना और कॉम्बिंग यानी झाड़न कहा जाता है। यह प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है जैसे कि बालों में कंघी करना, उन पर ब्रश करना। कार्डिंग में रेशों को पहले अलग अलग किया जाता है और उन्हें सीधा एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। बेहतरीन कपड़े के लिए लैप्स की बुनाई के बाद उसकी कॉम्बिंग की जाती है। इस प्रक्रिया से छोटी छोटी अशुद्धियाँ और छोटे छोटे रेशे दूर हो जाते। तत्पश्चात लैप को कीप के आकार के यंत्र से निकाला जाता है, जिससे इसकी पूनी बनाने में सहायता मिलती है। पूनी खुले रेशों को रस्सी जैसा ढेर होता है, जिसका व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। अब है तनुकरण या तानना या बटना। रेशों को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुरूप आकार में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को तानना अथवा तनुकरण कहा जाता है। समरूपता के लिए कई पूनियों को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर उन्हें धीरे धीरे ताना जाता है ताकि वे लंबी और बेहतर हो जाए। तानने के बाद पूनी को रोविंग मशीन, पूनी बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जहां इसे तब तक तनु किया जाता है जब तक कि वह अपने मूल व्यास यानी 1/4 या 1/8 के माप को नहीं हो जाती है। रेशों को जोड़े रखने के लिए इन्हें और बटा जाता है। फिर कताई के द्वारा तंतु को सूत के रूप में अंतिम आकार दिया जाता है। इसे अपेक्षित शुद्धता के लिए फैलाया जाता है और वांछित मात्रा में गूंथकर शंकु कोण पर लपेट दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, अपने हमारे स्क्रीन पर ये कपास का पौधा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक कपास का पौधा, पौधा नहीं कहेंगे, सॉरी बच्चों, ठीक है। हमारे सामने ये क्या है? एक कपास यानी पौधे से निकला हुआ एक तंतु तो नहीं कह सकते, तंतु तो बाद में बनाया जाता है। ये एक कॉटन जो होती है ना, कॉटन हम घर में काम में लेते हैं दिया बत्ती बनाने के लिए, वैसे कॉटन के रूप में एक उसमें से निकलती है। इसकी बाली जैसे ये यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? बिल्कुल एक जिस प्रकार से कमल का फूल खिलता है ना, कुछ इसी प्रकार से एक इसमें थोड़े छोटे छोटे फूल आते हैं, वो खिलते ही उसमें कपास निकलती है। ठीक है, कपास का फूल मान लीजिए आप इसको, कमल की जगह जैसे
कमल का फूल रेड पत्तियों में होता है, तो ये कुछ कपास की तरह खिलता है और खिल कर के ये इस प्रकार से होता है। उसके बाद इसको ये जो है ये सब चीज़ें इसमें से अलग कर दी जाती है, बिल्कुल हटा दी जाती है, और इसको ये मान लीजिए अलग हो गया, ये हो गया अलग। अब अलग होने के बाद इसमें से क्या होता है कि इसमें से गंदगी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? गंदगी निकाल ली जाती है, मशीनों से भी निकल जाती है। और उसमें से निकलने के बाद ये देखिए, ये इसमें से ये यहाँ आया और यहाँ आने के बाद इसमें से गंदगी निकाली गई, यानी एक कंघी कर दिया जाता है। कंघी से क्या होता है कि जैसे इसमें से सारी गंदगी निकल गई हो। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे तंतु बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। साफ़ सुथरे होने के बाद फिर यहाँ पे इसमें बल दिया जा रहा है, यानी अब ये क्या शंकु के आकार का हो गया ना, ये देखिए, तो इसमें से बल देखिए हल्का सा दिया जाता है, इसमें घुमाओ, जिससे ये इस प्रकार का रेशा बन जाता है। उसके बाद पूणी बनती है, और पूणी बनने के बाद इसमें बल दिया जाता है। फिर है सभी मानव निर्मित रेशों को पहले तंतु के रूप में ही तैयार किया जाता है। सूत एक तंतु या बहुत सारे तंतुओं की मिलावट तथा उन्हें घोटकर बनाया जा सकता है। मानव निर्मित रेशों को प्राकृतिक रेशे के विपरीत स्टेपल लंबाई के रेशों में भी काटा जा सकता है। स्टेपल यानी छोटे रेशे में भी इसको काट सकते हैं। हालांकि स्टेपल लंबाई के रेशों की आवश्यकता केवल तभी पड़ती है जब मिश्रित या सम्मिश्रित कपड़ा बनाने में, जैसे कि टेरिकोट, टेरिन, सूती, टेरीवूल और या ऊन या पॉलीकॉट, रेयान सूती। तत्पश्चात इनकी भी कताई प्राकृतिक रेशों के अनुरूप ही की जाती है, यानी इनकी जो कताई है वो भी वैसे ही की जाती है। इसे काता हुआ सूत यानी स्पन सूत भी कहा जाता है, जब तक स्टेपल लंबाई की रेशो की भी आवश्यकता होती है। अब है सूत संबंधी कुछ शब्दावलियां, देखिए। कपड़े का उत्पादन हम कल समझेंगे, आज हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ सूत संबंधी पारिभाषिक शब्दावलियां की सूत संख्या क्या होती है, सूत की बटें क्या होती है, सूत और धागा क्या होता है, इनकी समझने का प्रयास करते हैं। सूत संख्या का तात्पर्य सूत की गुणवत्ता अर्थात सूत की लंबाई एवं मजबूती से है। सरल शब्दों में कहें तो सूत संख्या धागे की गुणवत्ता का सूचक है। जिस धागे में सूत संख्या जितनी अधिक होगी वह धागा उतना ही बेहतर माना जाता है। उदाहरण के लिए धागे की रीलों के लेवल पर कुछ संख्याएं जैसे कि 20, 30, 40 अंकित होती है। जिस भी रील के लेवल पर सबसे अधिक संख्या होगी वह रील अन्य रीलों की अपेक्षा सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। इसमें जो तंतु लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में लिया जाना चाहिए, तो वो अच्छी क्वालिटी का होता है। सेकंड है सूत की बटें। रेशों को सूत में परिवर्तित करने के दौरान रेशों को साथ जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती हैं। इन्हें ट्विस्ट यानी प्रति इंच कहा जाता है। ढीले बटे हुए सूत मुलायम और अधिक चमकीले होते हैं, जबकि कसकर बटे हुए सूत में लकीरें होती हैं, जैसे कि डेनिम वस्त्रों में। अच्छा, ठीक है। फिर है इसीलिए डेनिम का कपड़ा थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रेचेबल भी होता है, मजबूत भी होता है, क्योंकि उसमें जो बट यानी जो बल दिया जाता है वो ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है और मजबूत भी होता है। फिर है लास्ट सूत और धागा। सूत और धागा मूलतः समान होते हैं। सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जबकि धागा वह उत्पादन है जिसे कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। आज हमने किसके बारे में जाना कि एक प्रकार से जो सूती कपड़ा जो हमारा बनता है कपास से, वो किस प्रकार से बनता है। अब इसमें तो एक दिया हुआ है कि जैसे कपास को यहाँ पे लिया गया, इसके अलावा कपास के अलावा हम और भी बहुत सारे रेशों को ले सकते हैं। ऊन को ले सकते हैं, ऊन भी जानवरों की खाल से उतरने वाले जो बाल होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो दोनों थोड़े समलम हैं,
इसी प्रकार और कुछ होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, एक होता है जो रेशम के कीड़े से बनता है रेशम। तो ऐसे में कई प्रकार के वस्त्र हमारे सामने आज हमने जाना।